नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आयुष में। नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या इंद्रा चैटर्जी आप सभी का स्वागत करती हूँ आयुष कार्यक्रम में। और आज हम बातचीत करेंगे पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे मच्छरों के बारे में। क्या क्या कहा? एक बार फिर से तो कहना। आपने तो सुन ही लिया होगा, पर इनके लिए दोबारा ही सही। आज हम बातचीत करेंगे पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे मच्छरों के बारे में। दिव्या, मच्छर भी भला पढ़े लिखे होते हैं क्या? चलो माना स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं की, लेकिन समझदार तो होते ही होंगे। दर्शकों, क्या करूं मैं इसका, जब से आई है बहकी बहकी बातें कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्नेहा, मैं जो भी कहती हूँ सोच समझकर कहती हूँ। आपने पिछले दिनों कार्यक्रम में मलेरिया पर बातचीत की और दर्शकों को बताया था कि मटके और कूलर का पानी बदलते रहना चाहिए। यहाँ तक कि पानी की टंकी को भी ढककर रखना चाहिए, जिससे कि मच्छरों के लार्वा पैदा नहीं होंगे और मलेरिया होने की संभावना नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सही सुना आपने। तो फिर ये बताइए, शर्मा जी और वर्मा जी दो पड़ोसी हैं। शर्मा जी ने वही सब किया जो हमने अपने कार्यक्रम में दिखाया और उन्होंने समझा, लेकिन वर्मा जी ने कुछ भी नहीं किया। तो अब मच्छर शर्मा जी को काटेंगे या नहीं? बात में दम तो है। बिल्कुल काटेंगे। केवल एक घर की साफ सफाई से मच्छरों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जब तक हम सब मिलकर इन बातों पर अमल नहीं करते, बदलाव लाना बेहद मुश्किल है। और भाई, मच्छर कोई पढ़े लिखे तो है नहीं जो ये सोचकर काटने का निर्णय लें कि इन्होंने तो घर की सफाई की थी, तो इन्हें और इनके परिजनों को ना काटूं। बिल्कुल सही कहा। तो दर्शकों, गुनगुना रहे भंवरे भंवरे नहीं, इन दिनों मच्छर गुनगुना रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डेंगू रोग के ऊपर। और हमारे साथ हैं भोपाल जिले के मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अखिलेश दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, समाज के कंट्रीब्यूशन मलेरिया के लिए या मच्छरों को मारने के लिए, आप इस बात, दिव्या जी की बात से कितना सहमत हैं? दिव्या जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मच्छर पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे तो नहीं हो सकते, लेकिन व्यक्ति पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे। पढ़े लिखे से मेरा ताल्लुक डिग्री से नहीं है, पढ़े लिखे से मतलब उनके बिहेवियर और व्यवहार से है। जो व्यक्ति एक सही व्यवहार करता है, जिसने हमारी आपकी बातों पे अमल किया है, वो निश्चित रूप से स्वयं को और अपने परिवार को मलेरिया और इन बीमारियों से मुक्त रखेगा। और जिसने इसको गंभीरता से नहीं लिया, अपने जीवनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया, निश्चित रूप से वो अपने परिवार को और अपने मोहल्ले को भी जोखिम में डाल रहा है। बिल्कुल सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर डेंगू बुखार होता क्या है और किस कारण से होता है? डेंगू बुखार एक वायरल बुखार है जो मच्छर काटने से होता है। मच्छर भी एक विशेष प्रकार का मच्छर जो एडीज़, और एडीज़ में भी मादा फीमेल एडीज़ के काटने से ये डेंगू रोग जो होता है वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में मच्छर के द्वारा पहुंचाया जाता है। जी सर, क्या डेंगू बुखार के कुछ प्रकार भी होते हैं और क्या इन संक्रमण का कोई काल होता है? बिल्कुल, काल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय जो है, उस समय डेंगू केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि बारिश जो होती है, बारिश में जगह जगह पानी का भराव इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होगा 7 दिन तक, वहाँ पर ये मच्छर अंडे देता है और 7 दिन में अंडे से लार्वा प्यूपा बनते हुए मच्छर बन जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारी छतों पे बहुत से सामान जो पड़े रहते हैं, टूटी बाल्टियाँ, मग्गे, कप, इनमें बरसातों में जैसे अभी बारिश हो रही है तो ये बरसात में भर जाएंगे और इसमें मच्छर के लिए बहुत अच्छे ब्रीडिंग सोर्सेज साबित होते हैं, जहाँ पर वो अंडे देता है। और उससे ये, इसलिए जुलाई से लेकर जो बारिश का काल है वही इसका संक्रमण काल है। जुलाई से केसों में रिपोर्टेड होना शुरू हो जाती हैं और ये अक्टूबर नवंबर तक जाता है। बिल्कुल दर्शकों, तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ गंदे पानी से नहीं फैला जाता, डेंगू साफ पानी के मच्छर साफ पानी में भी पलते हैं। इसलिए हमें इस काल में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सर ये बताइए कि क्या डेंगू के कुछ खास लक्षण हैं जिससे हम इसे पहचान सकें? डेंगू के ख़ास लक्षण ये हैं कि शरीर में चकत्ते जैसे रेशेज़ आ जाते हैं। दूसरा, आँखों के पीछे, आँखों की जो आई बॉल हमारी है, आई बॉल के पीछे बहुत दर्द होता है। बुखार भी इसमें चढ़ता उतरता रहता है, फीवर के भी सिम्टम्स आते हैं और मांसपेशियों में दर्द होता है। लेकिन ये एक लक्षण है, इसकी जांच, इसका एलाइज़ा टेस्ट होता है जो भोपाल में 5 जगह है, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज, गैस राहत, जयप्रकाश चिकित्सालय, बैरागढ़
अस्पताल और एम्स, इन 5 जगह पर इसका एलाइजा टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि रोगी को डेंगू है अथवा नहीं है। सर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है हम सब दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। सर एक प्रश्न हमेशा मुझे परेशान करता रहता है कि क्या डेंगू बुखार में अगर लापरवाही की जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है? बिल्कुल, डेंगू में सामान्यतः केस जो होते हैं वो तो एक वायरल डिसीज़ कारण ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ केस में अगर एज ज़्यादा है, डायबिटिक है या अन्य है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू बुखार में ब्लड में प्लेटलेट की संख्या काफ़ी तेज़ी से कम होती चली जाती है। ये अगर समय रहते हुए इसको नहीं देखा गया तो प्लेटलेट की संख्या कम होने से और ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। उस स्थिति में यदि हम लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें जान भी जा सकती है। इसमें बेहतर उपाय यही है कि जैसे ही ये लक्षण आप में दिखते हैं, आप निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक को दिखाएं। वो आपको जांच के लिए बताएगा। वहाँ पर जाकर जांच करवाने के बाद पुष्टि होने पर डेंगू से आप बचा जा सकता है। सर एक डाउट मुझे भी है कि क्या इसको हम वायरल फीवर या मौसमी बुखार समझ सकते हैं क्या? ये मौसमी बुखार ही है और ये एक वायरल डिसीज़ है। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, चूँकि ये वायरल डिसीज़ है इसलिए इसका पर्टिकुलरली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवा इसके लिए नहीं है। पैरासीटामोल देकर केवल हम बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें रेस्ट करना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। अगर डेंगू का केस आता है तो वो रेस्ट करे, ज़्यादा फिजिकली वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। और जो पपीते के पत्ते हैं इनका जूस लेना, हरी सब्जियों को लेना, विटामिन सी वाले आंवला, इस तरह के पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ का अधिक से अधिक, जिसमें नारियल का जूस भी हो सकता है, सेवन करना इसमें लाभदायक होगा। दर्शकों, जैसा कि सर ने हमें बताया है कि डेंगू को हम किस तरीके से उनके लक्षणों को हम पहचान सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दें और मौसमी बुखार समझने की गलती ना करें। सर आप एक बार हमें फिर से बताएंगे कि डेंगू के लिए हमें किस तरीके के टेस्ट कराने होते हैं, क्या ये टेस्ट महंगे होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, इसका कन्फर्मेटिंग टेस्ट जो है वो एलाइजा टेस्ट है। ये बिल्कुल महंगा नहीं होता। जिन 5 जगह का मैंने नाम लिया है भोपाल में, वहाँ पर ये शासन के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अलावा कार्ड से भी टेस्ट किए जाते हैं, कार्ड से भी पता चलता है, लेकिन ये कार्ड का जो टेस्ट है वो भारत सरकार के द्वारा मान्य नहीं है। एक अनुमान रख सकता है। इसके बाद अगर कार्ड में पॉजिटिव निकलता है तो हमें कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए इन 5 स्थानों पर जाके एलाइजा टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। कन्फर्म पुष्टि वहीं से हो सकती है। दिव्या, ये डाउट हमारा और आपके दोनों के दिमाग में आ रहा है, क्या इसकी भी वैक्सीनेशन है? जैसे कोविड के लिए हम पहले से प्रिवेंट कराने के लिए वैक्सीनेशन करा लेते हैं, क्या डेंगू के लिए भी ऐसा कोई टीकाकरण है? क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है और इसमें बीच में एक वेक्टर का भी रोल है, तो ये मच्छर और मनुष्य 2 में गतिमान होती है, इसलिए इसकी वैक्सीन की प्रक्रिया खोज प्रयास तो जारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकी। दर्शकों, जैसा कि सर ने हमें बताया कि इसके टेस्ट हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी टीकाकरण मौजूद नहीं है। इसलिए अब जो हम सर से पूछने वाले हैं इसके प्राथमिक उपचार के बारे में और रोकथाम के बारे में, इन बातों को ध्यान से सुनिए। सर ये तो हो गया हमारा कि अभी तक इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। सर इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, ये वायरल डिसीज़ है, इसका कोई उपचार पर्टिकुलर नहीं है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव उपचार से बेहतर है। तो बचाव साइड पे हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ऐसा यदि जैसे पढ़े लिखे मच्छरों की आपने बात की, तो पढ़ा लिखा बिहेवियर जब हम लोग करेंगे, पढ़े लिखे बिहेवियर से मतलब समझदारी का बिहेवियर, हम बचाव मनुष्य का और मच्छर का कांटेक्ट को ही रोकें। एक बात और बताना चाहूँगा कि डेंगू का एडिस मॉस्किटो जो है वो आपके घर के अंदर रहता है, ये बाहर और गंदगी में नहीं पाया जाता। दूसरी बात, ये दिन में काटता है, डे बाइटर मॉस्किटो है, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, डे बाइटर मॉस्किटो है। तो रात में तो मच्छरदानी लगाई जा सकती है, मगर दिन में ये संभव नहीं हो सकता। तो इसमें प्रिवेंशन के लिए पहली चीज़ तो हम अपने घरों में आसपास ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी इस तरह का अनावश्यक वाटर इकट्ठा तो नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहीं ये लार्वा देगा। घरों में ख़ास तौर पे इस समय कूलर बंद हो गए हैं, पर कूलर का पंखे की तरह हम उपयोग कर रहे हैं। पानी यथावत भरा हुआ है, कभी आप उस पानी में देखें तो आपको लार्वा इल्ली की तरह तेज़ी से लहराते हुए मिलते हैं, वहाँ मिलेंगे। वो पानी, पक्षियों को पानी के पॉट्स जगह जगह रखे गए हुए हैं। यद्यपि इस समय आवश्यकता नहीं है, पानी पर्याप्त है,
लेकिन वो हमारी छतों पे, हमारे घरों में यथावत रखे हुए हैं, जिनमें पानी भरा हुआ और लार्वा हो रहा है। फ्रिज की यदि आप कभी ट्रे निकाल के देखें तो उसमें पानी जो इकट्ठा होता है वहाँ भी लार्वा पाए जाते हैं। और मनी प्लांट जो घर में लगाने का शौक़ है, तो मनी तो शायद बाद में आए, लेकिन यदि आपने पानी नहीं बदला तो मच्छर उसमें पहले आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो हम ब्रीडिंग सोर्सेज को डेवलप ना होने दें। दूसरी बात, कांटेक्ट को रोकने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहने, जिससे मच्छर बाइट ना कर सके हमें। और जो रिपेलेंट वगैरह आ रहे हैं, इनका भी उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। तो हम स्वयं जितना मच्छर से बचाव करेंगे उतना ही हम इन बीमारियों से बच सकेंगे। बिल्कुल सर। सर के कहने का मतलब है कि हमें साफ पानी भी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए और हमें खासकर सतर्क रहना चाहिए बारिश के मौसम में, जैसा सर ने बताया। सर, एक और प्रश्न है, जैसा आपने बोला कि प्लेटलेट्स के कम होने से ये बीमारी बढ़ने लगती है, और मैंने सुना है कि प्लेटलेट्स उतनी तेज़ी से बढ़ती भी हैं और उतनी तेज़ी से घटती भी हैं। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, प्लेटलेट आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तेज़ी से घटती हैं उस तेज़ी से बढ़ती भी हैं। प्लेटलेट ख़ास तौर पे ऐसे रोगी जो डायबिटिक हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, या उन्हें अदर कॉम्प्लिकेशन है, उस स्थिति में प्लेटलेट घटना शुरू होती है। 50,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में कम हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया, तरल पदार्थ, पपीते का जूस, आंवला, विटामिन सी, हेल्दी फूड्स जितना हम लेते चले जाएंगे और रेस्ट करेंगे तो प्लेटलेट उसी तेज़ी से बढ़ती भी चली जाती है। यदि विशेष टिपिकल स्थिति है तो फिर उसमें ब्लड को हम ट्रांसफ्यूजन करके, ब्लड दे के उसको प्लेटलेट को कंट्रोल करते हैं। सर, एक बार मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि डेंगू रोग जो है उसकी रोकथाम के लिए आपने कहा कि पानी इकट्ठा ना हो, पर ये साफ़ सफाई वाली जगहों पर होता है, तो हमें और क्या क्या घर में प्रिवेंशन करने चाहिए रोकथाम के लिए? घर में हमें प्रिवेंशन ये करना चाहिए कि घरों में एक तो दरवाजे पे जालियाँ होना चाहिए। आजकल जो नए घर बन रहे हैं उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि उस तरह के लोग व्यवस्था करते हैं, पुराने घरों में नहीं रह पाती थी। तो जो भी हमारे जाली या दरवाजे हैं, इनमें जाली का सिस्टम होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ ये व्यवस्था नहीं है, तो ये अनुरोध करना चाहूँगा मैं कि जैसे खिड़की है, तो खिड़की पे एक सूती साड़ी या सूती चादर, कोई भी कपड़ा हम इस तरह लगा दें पतला, जिससे हवा और प्रकाश तो आती रहे लेकिन मच्छर नहीं आ सके। तो इस तरह मच्छरों का प्रवेश जैसे हम रोके जा सकें। दूसरा एक चीज़ और है कि हमने अपने घर का तो कर लिया, लेकिन ये डिश जो है इसकी फ़्लाइट 400 मीटर है। 400 मीटर यानी तकरीबन 50-50 घर चारों दिशा में आपके पास। तो ये चेतना हमें पूरे मोहल्ले में एक सामूहिक प्रयास के द्वारा करना चाहिए कि सभी अपने अपने घर में एक दिन, जैसे कभी लोग मिलते हैं तो आपस में चर्चा करें कि पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा है। जैसे दिल्ली में ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों में डेंगू के बहुत केसेस बढ़े, लेकिन वहाँ पर एक सामूहिक प्रयास के द्वारा इस पर काफ़ी नियंत्रण किया गया और आज स्थिति उतनी गंभीर नहीं है वहाँ पर। सर, ये तो हो गया कि हम किस तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं। जिस तरीके के आपने हमें लक्षण बताए कि कई बार ब्लीडिंग भी होने लगती है, अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण घर पर देखने के लिए मिलते हैं तो हमें क्या प्राथमिक उपचार, घर पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए? डेंगू का वेक्टर एडिस मॉस्किटो है, लेकिन वायरस डेन, तो डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ये 4 तरह के वायरस पाए जाते हैं जिनको मच्छर के द्वारा पहुँचाया जाता है। हमारे यहाँ डेन 1 और डेन 2 के केस जो मिल रहे हैं सामान्य डेंगू के होते हैं। डेन 3 और डेन 4, इसमें डेंगू हीमोरेजिक और डेंगू सिंड्रोम, ये 2 तरह के डेंगू और पाए जाते हैं। जो सिंड्रोम की स्थिति होती है वो गंभीर स्थिति हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और व्यक्ति कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको तत्काल चिकित्सक के पास जाकर सलाह लेना चाहिए। वही आपको प्लेटलेट की काउंटिंग करने के बाद जैसा भी होगा ट्रीटमेंट, जब प्रिकॉशन होगा वहाँ के द्वारा आपको निर्देशित करेगा। दर्शकों, जैसा कि सर ने हमें बताया कि जैसे भी आपको लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और सलाह लेने के साथ ही साथ हमें सर से ये भी जानना है कि डेंगू होने के बाद किस तरह का खान पान हमें करना है, किस तरह के व्यायाम हमें करना है, क्योंकि सर कई बार ये देखने को मिलता है कि पेशेंट ठीक होके घर तो आ जाता है लेकिन उसे दोबारा ये बीमारी होने लगती है। तो किस तरह की चीज़ों का पालन करना चाहिए, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। सामान्यतः डेंगू एक बार होने पर दोबारा डेंगू नहीं होता, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। हार्ड फिजिकल वर्क को अवॉइड करना चाहिए कम से कम 15 दिन। और इस बीच उसको तरल पदार्थ जिसमें पपीते के पत्ते का जूस बहुत ज़्यादा
प्रभावशाली होता है उस जूस, और हरी सब्जियां जिनमें विटामिन सी हो, आंवले का जूस, नीम के पत्ते का जूस, इन सारी चीज़ों को, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। सर किस तरीके के व्यायाम हम कर सकते हैं? योगा या रनिंग कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही लोग ठीक होते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया, फिजिकल हार्ड वर्क से अपने आप को दूर रखना चाहिए, इसलिए जो सरल व्यायाम है उनको किया जा सकता है, और प्राणायाम के को भी इसमें किया जा सकता है। लेकिन जो कठिन व्यायाम है, जैसे जिम जाना शुरू कर दिया एकदम, तो ये सही नहीं रहेगा। बाकी हल्के फुल्के व्यायाम किया जा सकता है, मॉर्निंग वॉक करना, ये सारी चीज़ें इसमें उपयोगी साबित होंगी। सर डेंगू रोग जब होता है, प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका? शरीर के ऊपर जोड़ों में दर्द होता है, शरीर वीकनेस, कमजोरी एकदम एहसास होता है आई बॉल के पीछे, और ये दर्द जो फीवर की केसेस भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा लक्षण ये कमजोरी आती है, और उसी को हटाने के लिए प्लेटलेट जब आपके ब्लड में कम होंगे, उनकी जो निर्धारित मात्रा है उससे जब वो गिरावट आते हैं, तो निश्चित रूप से ये इस तरह के लक्षण परिलक्षित होते हैं। सर सरकार डेंगू बचाव के लिए क्या कार्यक्रम, क्या योजनाएं चला रही है? भारत सरकार के द्वारा वेक्टर ब्रोन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया और मलेरिया भी आते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए प्रयत्नशील है, और इसमें मलेरिया को ख़ास तौर पे 2030 तक पूरे देश से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है WHO के द्वारा, जिसमें भोपाल में 2024 तक हमारा लक्ष्य है। तो इसमें सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में आरोग्य केंद्र हमारे हैं, वहाँ पर एक आशा वर्कर कार्यरत है, सब सेंटर लेवल पे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनको प्रशिक्षित किया गया है। मलेरिया के केस में तो वहाँ पर जांच की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट उनको उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके द्वारा वो जांच कर सकते हैं। डेंगू के केस में ग्रामीण स्तर पर जांच संभव ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर लार्वा कंट्रोल करने की एक्टिविटी, लोगों को जन जागरण करने की एक्टिविटी, ये एक हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य समिति बनी हुई है, जिसके पास पर्याप्त फंड है। उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई वाटर बॉडी या इस तरह की आती हैं, तो वे अपने स्तर पर कहीं गड्ढा है तो उसको भराव करवा लें, उसके लिए वो व्यय उस समिति से कर सकते हैं। और जागरूकता ही बचाव है, इन सब के लिए भारत सरकार के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। सर बिल्कुल सही कहा, जागरूकता ही बचाव है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई मरीज़ होता है तो वो बुखार, तो वो शहर जाने की वजह झाड़ फूंक कराने में विश्वास रखता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ख़ास तौर पे हमारे ट्राइबल ज़िले जो हैं और ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ आज भी इस तरह के लोग हैं, और दुर्भाग्य है कि उन लोगों पर लोगों का विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, जो झाड़ फूंक के बाद से इलाज का दावा करते हैं। लेकिन कई ट्राइबल ज़िलों में जो झाड़ फूंक करते हैं, उन बाबाओं को भी जब डेंगू या मलेरिया होता है, तो वो भी स्वयं छुप के चिकित्सालय में इलाज कराने आते हैं, क्योंकि झाड़ फूंक से किसी भी स्थिति में इन बीमारियों का, जैसे मलेरिया मान लीजिए है, तो मलेरिया जब तक आप उसका ट्रीटमेंट है, मलेरिया का ट्रीटमेंट है क्लोरोक्विन और प्रामिक्विन, जब तक वो ट्रीटमेंट आप नहीं लेंगे, तब तक आप कितना भी झाड़ फूंक कराते रहेंगे, ये समय की और पैसे की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे पढ़े लिखे की आपने बात की, तो पढ़ा लिखा जो बिहेवियर होगा वो कभी इन बातों में नहीं फंसेगा। जो जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार नहीं करते, वही लोग इनके उसमें आते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि चिकित्सक के पास ही, या ग्रामीण स्तर पर हैं तो स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ पर जाकर आप दिखाएं, वहाँ से आपको उचित परामर्श मिल जाएगा। सर से बात करके मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि डेंगू कोई छोटी बीमारी नहीं है, और जहाँ तक कि अगर इसमें लापरवाही की जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। जैसा कि सर ने भी मैसेज दिया कि इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो सर हमें ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो समय रहते इस बीमारी का इलाज और अपने घर पे जो प्राथमिक उपचार हैं वो शुरू करें? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा यही निवेदन है कि बरसात में पानी का जमाव होता है, तो अपने घर में सबसे पहले आप अपनी छत पर जाकर जरूर निरीक्षण करें। हम हिंदुस्तानी कार बेच देते हैं, हमारे टायर को बहुत संभाल के रख लेते हैं, तो वो जो टायर होता है उसमें पानी भर जाता है, और टूटे कप, बाल्टियाँ, इस तरह की तमाम अनावश्यक चीज़ें हमारी छतों पर रहती हैं, जिनकी हम दिवाली पे सफाई करते हैं। तो अभी कर लें उनको, उनमें पानी ना भरने दें। दूसरा ये है कि मच्छर से व्यक्तिगत पर्सनल प्रोटेक्शन, अपने स्वयं की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करें। और यदि बुखार आता है, अगर मलेरिया है, तो तत्काल आरोग्य केंद्र और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाएं। वहां पर जांच एवं उपचार निःशुल्क उपलब्ध है।
डेंगू जनरली अर्बन शहरों में ही पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर डेंगू के ये लक्षण आपको दिखते हैं, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जाएंगे, वो आपको सलाह देगा। वहाँ चिकित्सक को दिखाने के बाद इन 5 जगह पर एलाइजा टेस्ट कराएं, और इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है कि हम अपने चिंतन से सही दिशा में जाएं, सही इलाज लें, तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि सलाह की ज़रूरत है। सलाह तो आस पड़ोस वाले लोग बहुत देते हैं। सर कूलरों में जो पानी भर जाता है, मटकों में जो पानी भर जाता है, तो फ्री में सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि उसके ऊपर तेल डाल दीजिए, केरोसिन डाल दीजिए, तो उसके लार्वा जो हैं वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। इस बात में कितना सच है? इस बात में सच तो है कि अगर वाटर बॉडीज़ हैं, कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें जो जला हुआ तेल, अगर गंदा पानी है और 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, तो तेल की एक परत बन जाती है, जो परत ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है। लेकिन ये साधन हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर हम उस पानी को हटा नहीं सकते। कूलर का पानी तो बड़ी सुगमता से बदला जा सकता है। जो हमारे पक्षियों के पॉट रखे हुए हैं, उसको आप रखते हैं, शाम को उल्टा कर दीजिए, सुबह फिर पानी भर लीजिए। अगर पानी 7 दिन तक, क्योंकि अंडे से लार्वा और पीपा बनने में 7 दिन का समय लगता है, अगर 7 दिन में हम उस पानी को बदल दें, तो निश्चित रूप से उसकी जो विकास की गति है, अंडे से मच्छर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो। तो ये सावधानी हमें रखना की विशेष आवश्यकता है। सर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, अगर हम निरंतर ना सही पर 7 दिन में अगर हम अपने पानी को बदल सकते हैं, अपने पास जो स्टोर मतलब कि जो छिका हुआ पानी है आपके पास अगर आप निरंतर 7 दिन में भी उसे बदलेंगे, तो हम मच्छरों से रोकथाम कर सकते हैं। सर ये तो हो गया कि हम तेल डाल के उससे बचाव कर सकते हैं। दूसरा सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि नीम के धुएं से भी मच्छर भगाए जाते हैं, ये सब ग्रामीण में चलता है, तो इसमें क्या है? बिल्कुल, नीम के पत्तों के धुआं करने से मच्छर भागते हैं। कई गांवों में एक व्यक्ति धुआं करेगा तो उसका असर नहीं होगा। कई गांवों में पंचायत ने निर्णय लिया है कि शाम के टाइम खाने के बाद, जब चूल्हे रहते हैं, अब तो गैस हर जगह आ गई है, तो उन चूल्हों में नीम की पत्ती का धुआं किया जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल में गम्बूसिया फ़िश भी आती है, जो हमारे कार्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। छोटी सी फ़िश होती है, इसको भी अगर हम उन वाटर बॉडी में डाल दें, तो ये बहुत जल्दी अपनी संख्या का विस्तार करती है, और ये लार्वीवोरस फ़िश है, ये लार्वा को ही खाती है, तो वहाँ पर लार्वा से काफ़ी कुछ बचा जा सकता है। इसके बाद कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। हम अभी एक BTI पाउडर आया है जो बैक्टीरिया बेसिस है, इसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि डेंगू रोग के दौरान और बाद में परिवार की क्या भूमिका होती है एक मरीज़ को लेके? परिवार की तो भूमिका ये होती है कि सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को डेंगू है, उस व्यक्ति को मच्छरदानी में सुलाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपके यहाँ संक्रमित व्यक्ति है, अगर मच्छर उसको काटेगा और फिर परिवार के दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो वो सबसे बढ़िया सोर्स बन जाएगा, और परिवार में और मोहल्ले में डेंगू फैलाने के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा। बिल्कुल तो सबसे पहले उस व्यक्ति को मच्छरदानी में रखा जाए, और उस व्यक्ति को पूरा जो प्रोटोकॉल के हिसाब से तरल पदार्थ देना है, रेस्ट करना है, इसका फॉलो किया जाए, तो डेंगू को फैलाव को हम रोक सकते हैं। थैंक यू सर। सर समय की कमी होने के कारण इस बातचीत को हमें यही रोकना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि सर ने हमें बताया कि हम किस तरीके से डेंगू का प्राथमिक उपचार और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। कोई भी मरीज़ किसी भी गंभीर बीमारी से बाहर निकल सकता है, बस ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर की सलाह की, परिवार की साथ की और पॉजिटिव सोच की। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।